देखिए, देशहित में हम सबसे पहले ऐसा विषय उठाने जा रहे हैं जो सीधे यकीन मानिए हमारी आपकी सेहत से जुड़ा हुआ विषय है। आपको बचपन में अक्सर वो दिन याद होंगे जब क्लासरूम में घुसते ही टीचर शोर मचाते बच्चों से कहते थे शोर बंद करो, पिन ड्रॉप साइलेंस। घर में माता पिता कहते हैं शोर मत कीजिए, शोर मत करो। यहां तक कि जब आप डॉक्टर्स के पास यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर्स के कमरे के बाहर भी कीप साइलेंस वाला बोर्ड लटका रहता है, क्योंकि ज्यादा शोर, ज्यादा ध्वनि प्रदूषण जो है वो आपके स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। ये शोर हमारी जिंदगी के लिए ना यकीन मानिए स्लो पॉइजन साबित होता है। आपको पता भी नहीं होता लेकिन आपके शरीर को कितना नुकसान पहुंचाता है ये ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पॉल्यूशन इसको कहा जाता है। आप कहेंगे भाई आज देशहित में अचानक हम शोर की चर्चा क्यों कर रहे हैं, आपके जहन में सवाल होगा। तो आपको एक खबर बताते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर शोर से इतना परेशान हो गई कि उन्होंने शोर कम कराने के लिए डीएम को चिट्ठी लिख डाली, क्योंकि शोर मस्जिद के लाउड स्पीकर से हो रहा था। उन्होंने लिखा कि इस शोर की वजह से जो मस्जिद के लाउड स्पीकर से हो रहा है वो सो नहीं पा रही है और उनकी वर्क एफिशिएंसी प्रभावित हो रही है। वो ठीक से काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है, वर्क एफिशिएंसी उनकी प्रभावित हो रही है। लेकिन शोर को खामोश कराने वाली इस चिट्ठी पर धार्मिक शोर शुरू हो चुका है। सेहत से जुड़े इस मुद्दे ने दूसरा रंग ले लिया है। बहस हिंदू मुसलमान पर होने लगी है, बात सेहत की होनी चाहिए, बात धर्म की हो रही है। लेकिन वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव ने जो आवाज उठाई है उस पर गंभीरता से गौर करना हम सबकी जिंदगी और सेहत के लिए जरूरी है। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की चांसलर को क्या परेशानी थी और उन्होंने क्या गुहार लगाई थी। लेकिन कोई सुनता नहीं। शोर मचाते कुछ लोग हैं, सुनना और सहना सबको पड़ता है। और जब बर्दाश्त नहीं होता तो फिर उसे चुप कराने के लिए शोर मचाना पड़ता है। जैसे इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव की एक चिट्ठी से मचा है। संगीता श्रीवास्तव लाउडस्पीकर पर अजान से इतनी परेशान थी कि उन्होंने डीएम को चिट्ठी लिख डाली। आईजी, डीआईजी, कमिश्नर सबको कॉपी भेज दी। चिट्ठी में लिखा, रोज सुबह 5:30 बजे लाउडस्पीकर से अजान के कारण नींद टूट जाती है। लाख कोशिशें करके भी नींद नहीं आती। दिन भर सर में दर्द रहता है, काम भी नहीं कर पाती। कहावत है, आपकी आज़ादी वहीं तक है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। ईद से पहले तो ये 4 बजे भोर में ही सहरी का ऐलान करने लगते हैं। कृपया इलाहाबाद हाई कोर्ट के 570/2020 नंबर वाद में दिए गए आदेश पर ध्यान दिया जाए। शिकायत वाजिब थी, लेकिन शोर की शिकायत मस्जिद वाले लाउडस्पीकर की थी, इसलिए सबसे पहले नेता मजहबी कार्ड लेकर कूद पड़े। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर में आई है, लगातार यहाँ पे जाति धर्म की राजनीति पे जोर दिया जा रहा है। आखिर क्यों भाई, क्यों नहीं यहाँ पे राष्ट्र निर्माण की बात होती? सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, मगर जिस तरह की वो सियासत कर रही है, शिक्षाविद पर ध्यान दें, सियासत करने वालों को सियासत करने दें। नेताओं के सुर में सुर मिलाते हुए कुछ मौलाना और धर्मगुरुओं को भी इस शिकायत में सियासत दिखाई देने लगी। एक सोची समझी साजिश के तहत, एक नॉन इशू को इशू बनाने के तहत ये काम किया गया, ये पत्र लिखा गया है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि किसी न किसी सूरत पर अजान पर पाबंदी लगाई जाए। कि आइए हम और आप अपने अपने मजहब पर सही तौर पर अमल करते हुए एक दूसरे के मजहबी बातों पर का पूरी तरीके से इज्जत और एहतराम करें और बेमकसद बातों में आवाम को न उलझाएं। साधु संत अलग दलील देने लगे कि मस्जिद में एक लाउडस्पीकर से काम चलाएं, 16 लाउडस्पीकर क्यों लगाते हैं।
क्या जरूरत है 8-8 माइक बांधने का, क्या जरूरत है 4-4 माइक बांधने का। खुदा कोई बहरा तो है नहीं कि इतनी जबरदस्त माइक लगा के लोगों को डिस्टर्ब किया जाता है। अगर आपको लोगों को एक्टिव करना है तो स्वाभाविक एक माइक लगाइए, आवाज मध्यम कर दीजिए, ऐसा होना चाहिए। बच्चों का जो है कि इसमें तमाम जो पढ़ने वाले छात्र हैं, प्रतिभाशाली छात्र हैं, उनको निश्चित रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें होना चाहिए कि जो भी लाउड स्पीकर है यह एक तय समय सीमा में ही बजाया जाए। शिकवा, सियासत सब अपनी जगह, लेकिन शिकायत डीएम से हुई थी तो सरकारी तौर पर उसे निपटाना जरूरी था। इसीलिए आईजी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने का वादा किया। कोई भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से एक लिमिट के बाद प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, आवाज़ नहीं होनी चाहिए, और यदि किन्हीं कारणों से ऐसा होता है तो उसकी स्पेसिफिक अनुमति होनी चाहिए, अन्यथा ये अवैध है। और इस पर मैं तत्काल अध्ययन करके कार्रवाई करूँगा, जिससे कि जो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन किया जाए। आईजी केपी सिंह ने शोर पर कंट्रोल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र किया। वाइस चांसलर की चिट्ठी में हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया था। हाई कोर्ट का 570/2020 केस क्या है, इस बारे में यूपी लॉ कमीशन के चेयरमैन AN मित्तल ने समझाया। देखिए, 570 सन 2020 डिवीजन बेंच द्वारा निर्णीत एक फैसला है, जिसमें अफजाल अंसारी और 2 अन्य व्यक्तियों ने माननीय उच्च न्यायालय के सामने ये रिट याचिका प्रस्तुत की थी कि गाजीपुर, हाथरस और फर्रुखाबाद में अजान पर जो रोक लगा दी गई है वो अजान पर रोक हटा दी जाए। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए और इसके अलावा जो पॉल्यूशन कंट्रोल रूल्स हैं उनके नियम 4, 4A, 5 और सेक्शन 6 इनका हवाला देते हुए स्पष्ट रूप से ये कहा है कि रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के कोई लाउड स्पीकर या एम्पलीफायर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जिस मस्जिद के लाउड स्पीकर को लेकर शोर मचा वो शहर के क्लाइव रोड पर स्थित है। उस मस्जिद की इंतजामिया कमेटी का कहना है कि लाउड स्पीकर का वॉल्यूम तो कम रखा गया था, कहेंगे तो और कम कर दिया जाएगा। अब सुबह की टाइम चूंकि जो है बड़ा पीस रहता है, शांति रहती है, कोई कोलाहल नहीं रहता है, इसलिए वही आवाज़ तेज़ लगती है। फिर भी हमने उसका वॉल्यूम और भी कम करा दिया है। अदरवाइज़ अगर और किसी को दिक्कत होती है तो सुबह के टाइम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे कि हाँ 50 मीटर या 100 मीटर तक भी आवाज़ ना जाए। अव्यवस्था को लेकर एक नागरिक की शिकायत और उस पर सरकारी कार्रवाई को भले ही राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा हो, लेकिन शोर का जो मुद्दा उठा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, जो लोग इसको धार्मिक चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये सेहत का मसला है। इसको धार्मिक चश्मे से जो लोग देख रहे हैं उनसे एक सवाल है कि अगर शोर से सेहत खराब होगी ना तो उसमें धर्म नहीं देखा जाएगा। उस शोर से जितनी सेहत किसी हिंदू की खराब होगी उतनी सेहत किसी मुसलमान की भी खराब होगी। इसको धार्मिक चश्मे से बिल्कुल ना देखने की कोशिश की जाए। हम तो सीधा कहते हैं ना, मतलब ऊपर वाले को है मनाना तो शोर क्यों मचाना। धर्म, मजहब, हिंदू मुसलमान की बात छोड़ दीजिए, ये मसला धर्म का नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये शोर आपको भी परेशान करता है? चाहे शोर किसी भी तरह का हो, मतलब किसी भी धर्म स्थल के लाउड स्पीकर या डीजे से हो सकता है, किसी फंक्शन, जलसे जुलूस से हो सकता है, घर में या घर के बाहर हो सकता है, वो आपको कहीं ना कहीं यकीन मानिए नुकसान पहुंचाता है। ये धार्मिक चश्मे से इस खबर को बिल्कुल मत देखिएगा। आपके अचेतन मन पर यह शोर ऐसा प्रभाव डालता है कि अनजाने में ही आप कई तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। और जब बीमारी होती है ना तो वो ये नहीं देखती कि ये इस धर्म का इसको नहीं होंगी या इस धर्म का इसको नहीं होंगी। जितनी हिंदुओं की होगी उतनी मुसलमान को भी होगी। बीमारी नहीं देखेगी धर्म, जब उसकी वजह से कोई दिक्कत होगी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, डिप्रेशन जैसी तमाम दिक्कतों का खतरा बढ़ने लग जाता है। ये रोज रोज का शोर आपको कितना प्रभावित करता है ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको बताते हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहता है, ध्यान से सुनिएगा, ये जानकारी बढ़ाने वाली चीजें हैं। देश में 80 डेसिबल से ज्यादा तेज आवाज का असर पूरे शरीर पर पड़ता है। 80 डेसिबल से ज्यादा तेज आवाज, शोर ज्यादा ऊंचा हो तो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है।
रात में शोर हो तो बच्चों और बुजुर्गों की नींद पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, होता है। यहां तक कि लगातार शोर झेलने पर व्यक्ति की पूरी पर्सनैलिटी बदलने की आशंका बढ़ जाती है। जैसा कि इन्होंने कहा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी, उन्होंने कहा कि मेरी वर्क एफिशिएंसी इफेक्ट हो रही है इस वजह से। ज्यादा शोर में रहने पर काम करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। वर्क एफिशिएंसी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सुनिएगा, WHO तो कहता है कि शोर के कारण 6 करोड़ 30 लाख लोगों की सुनने की क्षमता, हियरिंग कैपेसिटी प्रभावित हो चुकी है। वर्ल्ड हियरिंग इंडेक्स के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण दिल्ली और मुंबई में है, जहां लोग सुनने की क्षमता खो रहे हैं। मतलब ये धार्मिक चश्मे से इस खबर को बिल्कुल मत देखिए, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, ये आपकी सेहत से जुड़ा मसला, इसलिए हमने देशहित की कवर स्टोरीज को बनाया। ज्यादा शोर की वजह से दिल्ली और मुंबई में लोग सिर्फ सुनने की क्षमता नहीं खो रहे, सहने की क्षमता भी कम हो रही है। मतलब यानी ये ध्वनि प्रदूषण आपकी श्रवणशीलता और सहनशीलता दोनों छीन रहा है। शायद आपको याद होगा ना, 1-2 दिन पहले की तो घटनाएं हैं जिसमें बिल्कुल मामूली झगड़ा हुआ था, गुस्सा इतना भड़का कि मर्डर हो गया। एक बेटे ने, ये देखिए ना, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां को थप्पड़ मार दिया जिससे उनकी दुखद मौत हो गई। दूसरी जगह एक स्कूटी मोटरसाइकिल से टकरा गई तो चाकुओं से गला काट 2 लड़कों ने 2 दूसरे लड़कों की जान ले ली। यह भी तो हुआ। इन घटनाओं के बाद सबके मन में सवाल उठा कि आखिर लोगों में इतना गुस्सा क्यों बढ़ रहा है, सहनशीलता क्यों कम हो रही है, टॉलरेंस लेवल, इरिटेशन, गुस्सा क्यों? तो बढ़ते गुस्से की वजह ध्वनि प्रदूषण और शोर ही तो नहीं है। मतलब ये भी हो सकता है एक रीजन। ये दोनों तस्वीरें मेट्रो सिटी दिल्ली की हैं। दोनों घटनाएं घर से बाहर हुई हैं। दोनों मामलों में हमलावर बेहद गुस्से में थे। एक तस्वीर द्वारका इलाके की है, जहां पार्किंग की बहस में बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां को ही ऐसा थप्पड़ मारा कि वो बेहोश होकर गिर गई और बाद में उनकी मौत हो गई। दूसरी तस्वीर 2 दिन पहले की है, जहां दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में बाइक से स्कूटी छू गई तो 4 लड़के गुत्थम गुत्था हो गए। 2 लड़के इतना भड़क गए कि चाकू से ताबड़तोड़ हमले करने लगे, गला तक रेत डाला। देखते देखते 2 लोगों की हत्या हो गई। दोनों घटनाओं के पीछे कारण बेहद मामूली थे, लेकिन अंजाम क्या हुआ? कत्ल। यह हम सबके लिए सोचने वाली बात है कि आखिर इंसान के अंदर इतना गुस्सा क्यों बढ़ता जा रहा है? इंसान इतना चिड़चिड़ा क्यों होता जा रहा है? कहीं ये शोर ही तो नहीं जो जाने अनजाने हमारे जहन में घुसकर हमें बीमार तो नहीं कर रहा है? स्ट्रेस लेवल्स बढ़ेंगे, आपकी इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, एंगर बढ़ जाता है, आपका एंगर का थ्रेशोल्ड कम हो जाता है। उसी बात को आप जब रिफ्रेश्ड माइंड से अच्छे से सोए हुए हैंडल करते हैं तो आपका रिस्पॉन्स दूसरा होता है, और जब आप थके हुए हैं, नींद पूरी आपकी हो नहीं पाई है, तो आपका रिस्पॉन्स दूसरा हो जाता है। गुस्सा आता है, इरिटेबिलिटी होती है, एंगर एपिसोड्स होते हैं, बिना बात की लड़ाइयाँ होती हैं, से लेके सिर्फ मेंटल हेल्थ अफेक्ट नहीं होती है, फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण हमारे देश में इतनी बड़ी समस्या बन चुका है कि 2 दिन पहले ही संसद में शून्यकाल के दौरान ये मुद्दा उठाया गया था। सरकार ने सन 2000 में ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 बनाया, जिसके अंतर्गत शोर का स्तर दिन में 50 से 75 डेसिबल और रात में 40 से 70 डेसिबल अनुमन्य किया गया। परंतु अध्यक्ष जी, देखने में आता है कि नियमों का व्यापक स्तर पर उल्लंघन किया जाता है। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने सदन में WHO की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि भारत की 6% से ज्यादा आबादी पूर्ण अथवा आंशिक बहरेपन की शिकार है, और इसका मुख्य कारण लगातार 60 डेसिबल से ज्यादा तीव्रता की आवाज सुनना है। इससे लोगों में बधिरता के साथ हृदय रोग, मानसिक परेशानियां और दूसरे संज्ञानात्मक रोग होने की संभावनाएं होती हैं। ध्वनि प्रदूषण से बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा बीमार हो रहे हैं। अगर स्लीप डिस्टर्ब्ड होती है इंडिविजुअल की, तो उसकी पूरी ज़िंदगी पे उसका ड्रामेटिक ड्रास्टिक गंदा इफेक्ट पड़ता है।
नींद पूरी नहीं होती है तो आपके स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं, आपके सारे स्ट्रेस लेवल्स वाले हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, यू आर नॉट फ्रेश, आपका अटेंशन कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है। आगे चल के इसी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी प्रोड्यूस होने लगती है। और कुछ लोगों को जिनको पहले से मेंटल इलनेसेस हैं उनके लिए तो ये बहुत ही खतरनाक होता है, उनकी नींद खराब होना। और ये बीमारियां क्यों होती हैं? क्योंकि लोग शोर करते हैं। इस भीड़ में हम आप भी शामिल हैं। इस समस्या से छुटकारा तब तक नहीं मिल सकता जब तक देश हर वाजिब समस्या को धर्म मजहब का रंग देकर उससे मुंह फेरता रहेगा। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए देश के हर नागरिक को एक सभ्य शांत समाज के निर्माण में अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतलब बिना लाउड स्पीकर के दुआ कबूल नहीं होती क्या? मतलब अगर लाउड स्पीकर नहीं होगा तो ऊपर वाला आपकी नहीं सुनेगा। मतलब कहते हैं ना भाई, ऊपर वाला तो भगवान तो मन की बात सुनता है, शोर से थोड़ी ना कोई सुनता है। मतलब ऊपर वाले को मनाना तो शोर क्यों मचाना, बार बार हम कह रहे हैं। अच्छा, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा था कि कोई भी धर्म ये आदेश या उपदेश नहीं देता है कि ध्वनि यंत्रों के जरिए प्रार्थना की जाए। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। यदि ऐसी कोई परंपरा है, चलिए अगर ऐसी कोई परंपरा है तो उससे दूसरों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ना किसी को परेशान किया जाना चाहिए। मतलब आपकी धार्मिक आजादी, लेकिन दूसरे की आजादी में खलल ना डले। वैसे यह भी तय है कि केवल नियम कानून बनाकर शोर की समस्या खत्म नहीं की जा सकती। इसके लिए हम सबको पहल करनी होगी, क्योंकि शोर का शिकार आप जाने अनजाने में अपने हर घर दफ्तर में भी होते हैं। और घर से बाहर जिस शोर का सबसे बुरा प्रभाव इंसान के मिजाज पर पड़ता है वो है हॉन्किंग, यानी कि वाहनों के हॉर्न। आपको एक और बात बताऊं, रोड रेज की ज्यादातर घटनाओं में बेवजह हॉर्न बजाना एक बड़ा कारण होता है। सर्वे सुनिए, भारत में किसी नागरिक को ऑफिस आने जाने में औसतन 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा होता है और इसके कारण लोगों में गुस्सा बढ़ता है। सर्वे बताता है कि 65% लोगों का गुस्सा दिन में कम से कम एक बार बेकाबू हो जाता है। एक बार दिन में कम से कम 65% लोगों का। और 60% लोगों के गुस्से का शिकार उनके परिवार दोस्त होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स। गुस्से में 50% लोगों के रोड रेज में भी शामिल होने की आशंका बढ़ जाती है, जबकि 61% लोगों में गुस्सा इसलिए बढ़ता है क्योंकि उन्हें छुट्टी के दिन काम दिया जाता है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि कहीं आप भी तो ध्वनि प्रदूषण का शिकार नहीं हो रहे हैं। तो आपको बता दूं, आप शोर में रहते हैं या नहीं उसका अनुमान ऐसे लगा सकते हैं। सबसे पहले जानिए कि ध्वनि को मापने का पैमाना होता है डेसिबल, और सामान्य तौर पर 60 डेसिबल की आवाज को सुरक्षित माना जाता है। लेकिन 2 इंसान अगर जोर से बातचीत भी कर रहे हैं तो उसकी तीव्रता 70 डेसिबल होती है। मतलब आप चीख चिल्ला कर अगर बात कर रहे हैं तो वो भी 70 डेसिबल, वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। आपके करीब से बाइक मोटरसाइकिल गुजरती है तो वो 80 डेसिबल की आवाज होती है। 80 डेसिबल सेफ माना जाता है। 60 डेसिबल अगर मेट्रो ट्रेन गुजर रही है तो वो 100 डेसिबल की आवाज होती है। अगर कहीं बैंड या ड्रम बज रहा है तो वो 110 डेसिबल होता है। और पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के सायरन की आवाज 130 डेसिबल होती है। ये जानकारी आपके लिए, ताकि आप सावधान रहें, सचेत रहें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। तो इस तरह आप अनुमान लगा सकते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप कितनी देर और कितना ज्यादा तीव्रता का ध्वनि प्रदूषण झेल रहे हैं। और एक बात और, कि शोर के कारण जो सुनने की क्षमता घटती है या खत्म होती है, वो किसी उपाय से वापस नहीं लाई जा सकती है। जो गई सो गई, ध्यान रखिएगा। देश हित में अब ये सवाल आगे बढ़ रहे हैं। और बड़ी खबर दिन की, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस क्या फेक न्यूज फैक्ट्री बनाती जा रही है, क्या बनती जा रही है क्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज फिर कांग्रेस का बड़ा झूठ रंगे हाथों पकड़ा गया। कांग्रेस के इस झूठ का खुलासा मध्य प्रदेश की ग्वालियर की एक बेहद गरीब परिवार ने किया है। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि कांग्रेस ने इस गरीब परिवार का सहारा लेकर क्या बोला था। देखिए, रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि इस गरीब परिवार को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया था कि मोदी जी ने टेलीविजन पर प्रसारित इसी ठेले वाली महिला से टिकिया खाने की इच्छा व्यक्त की थी। अब बस संघर्ष ही बचा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत दिनों से सुनाई नहीं दिया। ये ट्वीट किया था रणदीप सुरजेवाला ने। अब कहानी समझिए। कांग्रेस ने ग्वालियर के इस परिवार को लेकर दुष्प्रचार की कोशिश की थी कि प्रधानमंत्री ने खुद जिस टिक्की का ठेला लगाने वाली महिला से बात की थी, उसकी दुकान अब बंद हो गई है। अब उसे स्वरोजगार योजना में लोन नहीं मिल रहा है, ये दावा किया गया। लेकिन जी मीडिया की टीम जब सच्चाई जानने के लिए इस महिला के घर पहुंची तो उसने पूरे देश के सामने खुलासा कर दिया कि ये कांग्रेस की फेक न्यूज फैक्ट्री से निकला एक और झूठ है। सुनिए, समझिए।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर के गरीब परिवार की इस महिला ने कांग्रेस के एक और झूठ को एक्सपोज कर दिया। इस महिला को लेकर कांग्रेस ने क्या झूठ बोला था, ये समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। पिछले साल 9 सितंबर को प्रधानमंत्री ने उन लोगों से बात की थी जिन्होंने स्वनिधि योजना के तहत लोन लेकर टिक्की ठेला शुरू किया था। ऐसे लोगों में ग्वालियर की अर्चना शर्मा भी शामिल थी। तब प्रधानमंत्री ने अर्चना शर्मा से बात की थी। अर्चना जी, आपके पतिदेव क्या करते हैं? सर वो पहले ठेला चलाते थे, सब्जी का ही ठेला लगाते थे सर, पर अभी मतलब थोड़ी तबीयत खराब, स्वास्थ्य सही होने के ना कारण ना वो घर में ही रहते सर अभी। तो कभी हम ग्वालियर आए तो हमें टिक्की खाने को मिल जाएगी? जी बिल्कुल मिलेगी। अच्छा। पति की बीमारी की वजह से अर्चना ने परिवार चलाने के लिए स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए का लोन लिया था। वो ठीक ठाक मुनाफा भी कमा रही थी और लोन की किश्तें भी उतार रही थी। लेकिन पिछले महीने अर्चना ने टिक्की ठेला लगाना बंद कर दिया। पति की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से उन्हें यह फैसला मजबूरी में लेना पड़ा, क्योंकि उन्हें पति की देखभाल के लिए वक्त नहीं मिल पा रहा था। अर्चना की इसी मजबूरी में कांग्रेस को अपना राजनीतिक फायदा दिख गया। कांग्रेस ने गरीब परिवार की मजबूरी का सहारा लेकर मोदी सरकार पर तंज किया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मजाक उड़ाया। मोदी जी ने टेलीविजन पर प्रसारित इसी ठेले वाली महिला से टिकिया खाने की इच्छा व्यक्त की थी। अब बस संघर्ष ही बचा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत दिनों से सुनाई नहीं दिया। लेकिन हम इस महिला से सुनिए कि उसे अपना व्यापार क्यों बंद करना पड़ा। इसकी वजह सरकारी परेशानी थी या फिर ये उनका निजी फैसला था? कोई धोखा नहीं हुआ है, ये तो मेरी मजबूरी है, इसलिए मैंने ठेला बंद किया है और उस ठेले को मैं दोबारा भी लगाऊंगी और दोबारा ही यही धंधा चालू करूंगी मैं अपना। उसको मैं मजबूरी में बंद किया है। अब मेरे हस्बैंड सही हो जाएंगे, 3 महीने बाद फिर ऑपरेशन होना है, 3 महीने बाद मैं फिर अपना वही धंधा चालू करूँगी। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर होकर भी पुलिस कमिश्नर जैसा ओहदा रखने वाले सचिन वचे पर आज हम आपको सबूतों का दृश्यम दिखा रहे हैं। एनआईए सचिन वचे को कुछ देर पहले ठाणे में उसके घर लेकर गई है। सबूतों की एक एक कड़ी जोड़कर वचे का अनसुलझा रहस्य आज खुलने जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको सचिन वचे केस की 5 बड़ी बातें बताते हैं। पहली बड़ी बात, आज मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को हटा दिया गया। उनकी जगह हेमंत नगराले मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर बने। दूसरी बड़ी खबर, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि सचिन वचे शिवसेना के एजेंट थे। तीसरी बड़ी बात, बीजेपी का आरोप है कि सचिन वचे ने ही गाड़ी की गुमशुदगी की रिपोर्ट मनसुख हिरेन से लिखवाई थी। चौथी बड़ी बात, मनसुख हिरेन की हत्या कर उसके शव को खाड़ी में फेंक दिया गया था, यह दावा बीजेपी का है। और पांचवी बड़ी बात, स्कॉर्पियो की असली नंबर प्लेट एनआईए ने एक काले रंग की मर्सिडीज से बरामद की। तो आज हम आपको इस सीसीटीवी फुटेज का भी पोस्टमार्टम करेंगे, जो सचिन वचे केस में अहम सुराग साबित हो सकता है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है ये संदिग्ध है कौन? क्या इसने पीपी किट पहन रखा है? और क्या यह सचिन वचे है? इन सवालों का जवाब सिर्फ 3 मिनट बाद आपको मिलेगा, क्योंकि उससे पहले हम आपको देवेंद्र फडणवीस के बड़े दावे सुनाएंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने आज दिल्ली में सचिन वचे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सचिन वचे क्या करता था, उसके शिवसेना से कैसे रिश्ते थे और मनसुख हिरेन कैसे मरा, इसको लेकर फडणवीस ने कई बड़े दावे किए। सीपी के बाद अगर किसी का कद मुंबई पुलिस में था तो सचिन वाजे का था, क्योंकि सीएम के ब्रीफिंग के समय भी वो नजर आते थे, गृह मंत्री के समय भी वो नजर आते थे, और शिवसेना के कुछ मंत्री हैं उनके साथ भी वो नजर आते थे। तो एक बड़ा कद उनको वहां दिया गया। और हमको तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखता है कि एक प्रकार से वहां सीआईयू के प्रमुख के रूप में नहीं, वसूली अधिकारी के रूप में उनको बैठाया गया।
हमारा तो ये मानना है कि मनसूख हिरन को वहीं पर मार दिया गया। मारने के बाद उनकी लाश खाड़ी में फेंकी गई और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हाई टाइड में उसको फेंकने की कोशिश हुई। अगर ये लाश हाई टाइड में फेंकी जाती तो ये वापस ही नहीं आती। तो ये होता कि मनसूख हिरेन ये पुलिस के दबाव में या पुलिस जो बार बार पूछताछ कर रही है उससे नाराज होकर कहीं भाग गए। महीने 2 महीने बाद ये बात ठंडी हो जाती। आधे घंटे का डिफरेंस आया उनके कैलकुलेशन में और हाई टाइड की जगह लो टाइड आया आधे घंटे के कारण। और मनसूख हिरन इनकी जो लाश है वो वहीं पर रही, वो बहकर नहीं गई। ये जो सारा घटनाक्रम है ये अकेले सचिन वाजे नहीं कर सकते और इसलिए इसमें कौन कौन है इसका भी विचार कि निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर मुझे यह दिखाई पड़ता है कि फेलियर ऑफ पुलिस नहीं है, यह फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें सबसे अहम सवाल यह होता है कि एपीआई सचिन वाजे इन्हें नौकरी में वापस क्यों लिया गया। वे 2004 में सस्पेंड हुए, 2007 में उन्होंने वीआरएस दिया और उसके बाद उनका वीआरएस एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी। 2018 में जिस समय मैं मुख्यमंत्री था उस समय शिवसेना की ओर से दबाव था कि एपीआई वाजे को फिर एक बार सरकार की सेवा में लिया जाए, पुलिस महकमे में लिया जाए। और उस समय मैंने उनका पास्ट रिकॉर्ड देखने के बाद यह तय किया कि एडवोकेट जनरल की सलाह मैं इसमें लूंगा। और मैंने एडवोकेट जनरल जी की सलाह ली। हालांकि वो कोई रिटर्न सलाह नहीं थी, लेकिन मैंने उनको फाइल दिखाई और उन्होंने मुझे साफ ये कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट ने उनको सस्पेंड किया है, बहुत गहरी इंक्वायरी चल रही है, ऐसे समय उनको लेना ठीक नहीं होगा। और मैंने उस समय उनको नहीं लेने का फैसला किया। अब हम आपको सचिन वाजे केस में मर्सिडीज और पीपी किट की पूरी कहानी दिखाते हैं। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास से बरामद सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध शख्स दिखा। कई मीडिया हाउस ने दावा किया कि यह शख्स पीपी किट में है और यह सचिन वाजे ही है। अब इसकी सच्चाई क्या है ये इस रिपोर्ट में देखिए। एंटीलिया केस की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को मिले कुछ अहम सबूतों में से एक सबूत है ये सीसीटीवी फुटेज। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास का ये सीसीटीवी फुटेज 25 फरवरी का है, यानी जिस दिन एंटीलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ों से भरी एक स्कॉर्पियो कार मिली थी। अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में एक संदिग्ध शख्स दिखाई दे रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये शख्स पीपीई किट पहने हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस शख्स ने पीपीई किट नहीं पहनी है। जी न्यूज को एनआईए के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसने 25 फरवरी को बड़े साइज का कुर्ता पैजामा पहना है। कुर्ता पैजामा सफेद रंग का है, मुंह पर मास्क और सिर पर रुमाल बंधा हुआ है, यानी आंखों के अलावा इस शख्स का पूरा चेहरा ढका हुआ है। यानी इसकी तैयारी ऐसी थी कि कोई पहचान न सके। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक ये शख्स सचिन वाजे हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ संभावना है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ये व्यक्ति सचिन वाजे है या कोई और, इस बात का पता एनआईए ह्यूमन एनालिसिस फॉरेंसिक जांच करके लगाएगी। क्या है मर्सिडीज की कहानी? काले रंग की ये मर्सिडीज देख रहे हैं आप। मंगलवार की रात एनआईए ने इस मर्सिडीज को मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर के पास एक पार्किंग से बरामद किया। जांच एजेंसी के मुताबिक बड़ी बात यह है कि इस मर्सिडीज से संदिग्ध स्कॉर्पियो की असली नंबर प्लेट भी मिली है, साथ ही कुछ कपड़े बरामद हुए हैं।
अलावा कुछ बोतलें भी मिली हैं। मर्सिडीज से और क्या क्या मिला है, इसके बारे में एनआईए के आईजी अनिल शुक्ला से जानते हैं। एनआईए ने आज एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज को सीज किया है, जिस सीजर में जो स्कॉर्पियो पे नंबर प्लेट थी उसको रिकवर किया है। 5 लाख से ज्यादा कैश रिकवर किया है, एक नोट काउंटिंग मशीन रिकवर की है, कुछ कपड़े रिकवर किए हैं और इसके बीच में जांच जारी है। एनआईए के मुताबिक सचिन वजह ही मर्सिडीज कार का इस्तेमाल कर रहा था। फिलहाल कार की फोरेंसिक जांच जारी है। एनआईए अब ये जानने में जुटी है क्या इसी मर्सिडीज कार से हिरेन मनसूख उस दिन अपने घर पहुंचे थे जिस दिन हिरेन मनसूख की स्कॉर्पियो गाड़ी बंद होने की वजह से उन्होंने बीच सड़क पर ही छोड़ दी थी। इसी बीच जी न्यूज को ये जानकारी मिली कि इस मर्सिडीज के मालिक पहले सारांश भवसार नाम के व्यक्ति थे। धुले में रहने वाले सारांश का दावा है कि उन्होंने ये मर्सिडीज कार खरीदने और बेचने वाली एक कंपनी को बेच दी थी। पहले तो आप क्लियर करिए, गाड़ी मेरी थी, अभी मेरी गाड़ी है नहीं और इस सब मैटर में मेरा कोई रोल है नहीं। और गाड़ी मैंने मिडल ऑफ फरवरी में कार्स 24 को ऑलरेडी सोल्ड आउट कर दी है। एंटीलिया मामले की जांच में अब तक 3 गाड़ियां बरामद हो चुकी हैं। पहली विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो कार जो एंटीलिया के बाहर मिली थी, दूसरी इनोवा जो स्कॉर्पियो के पीछे चल रही थी और तीसरी काले रंग की मर्सिडीज कार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को आज हटा दिया गया। परमवीर सिंह को हटाने की वजह क्या है, इसे लेकर के 5 वजह मानी गई। सूत्रों के मुताबिक पहली वजह यह है 25 फरवरी को एंटीलिया के पास जिलेटिन छड़ों से भरी स्कॉर्पियो कार मिलने के मामले में भी सीपी परमवीर सिंह ने मामले की जांच किसी और अधिकारी को नहीं बल्कि सचिन वजह को ही सौंपी। सचिन वजह करीब 10 दिनों तक इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बने रहे। अब उन पर तमाम सबूतों को नष्ट करने का आरोप भी लग रहा है। वही साल 2020 में ख्वाजा यूनुस मामले में सस्पेंड चल रहे सचिन वाजे को यह कहकर मुंबई पुलिस में दोबारा शामिल कर लिया गया कि कोरोना काल में बहुत से पुलिस वाले संक्रमित हो गए हैं और पुलिस व्यवस्था देखने के लिए और पुलिसकर्मी चाहिए। लेकिन सचिन वाजे को कभी भी कोरोना की कोई ड्यूटी नहीं मिली, बल्कि उन्हें सीधे तौर पर क्राइम ब्रांच में क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में ज्वाइन करवाया गया। क्राइम ब्रांच में वैसे तो ज्वाइंट सीपी से लेकर एडिशनल सीपी, डीसीपी, सीनियर पीआई, पुलिस इंस्पेक्टर तक सभी अधिकारी हैं, लेकिन बावजूद इसके सीपी परमवीर सिंह पिछले 10 महीनों के सबसे बड़े मामले के इन्वेस्टिगेशन के लिए सचिन वाजे को ही इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर बना रहे थे। पुलिस के गलियारों में यह बात दबी जुबान में कही जाती थी कि सचिन वजह जिस भी केस की जांच करते थे वो उसकी रिपोर्टिंग अपने सीनियर्स को नहीं बल्कि डायरेक्ट सीपी परमवीर सिंह को किया करते थे। वहीं सीपी परमवीर सिंह का वैसे तो इस मामले में अभी तक बिल्कुल भी नाम नहीं आया है, लेकिन उनकी नाक के नीचे उनका चहेता पुलिस अधिकारी इतना बड़ा खेल करता रहा और सीपी परमवीर सिंह को भनक तक नहीं लगी। यहां तक कि जिस मर्सिडीज कार को कल 5 लाख रुपए नोट काउंटिंग मशीन कपड़ों के साथ एनआईए ने पकड़ा, वो भी उसी सीपी ऑफिस से बरामद की गई थी जहां खुद सीपी परमवीर सिंह का ऑफिस है और जहां पर वो रोज आते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की खबर तक नहीं थी। तो सचिन वजह पर सबूतों के दृश्य में एक और कड़ी आपको दिखाते हैं, जिसकी रिपोर्ट अभी हमने आपको दिखाई। ये कड़ी है असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रियाजुद्दीन काजी। कौन है ये काजी और 4 दिनों से एनआईए क्यों इससे कर रही है पूछताछ? ये है रियाजुद्दीन काजी, महाराष्ट्र पुलिस में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर और सचिन वजह केस का अहम किरदार। रियाज सचिन वजह का करीबी भी है और पुलिस डिपार्टमेंट में सहयोगी भी। एनआईए की टीम रियाज से 4 दिनों से पूछताछ कर रही है, लेकिन पूछताछ रियाज से क्यों हो रही है, इसकी वजह जानिए। एनआईए के दफ्तर में लगातार चौथे दिन एपीआई रियाज काजी से पूछताछ का दौर चल रहा है। एपीआई रियाज काजी का अभी तक जो रोल निकल के आया है वो बेहद सनसनीखेज है। वो सनसनीखेज इसलिए भी है क्योंकि उन्हीं के ऊपर बात आ रही है कि रियाज काजी ने ही सचिन वजह की बिल्डिंग में जाकर जितने भी सीसीटीवी थे उनको अपने कब्जे में लिया और वो डेटा जो फिलहाल बताया जा रहा है कि उसको नष्ट कर दिया गया था, तो नष्ट किसने किया इस बात की जांच एनआईए कर रही है। एनआईए को उस एजेंसी की तलाश है जिसने उस लोकेशन का पता लगने वाली रिपोर्ट दी थी।
जिसके मुताबिक एक टेलीग्राम मैसेज में तिहाड़ जेल से जैशे उल हिंद नाम के संगठन ने स्कॉर्पियो कार रखने की पहले जिम्मेदारी ली और बाद में मना भी कर दिया। एनआईए इसके अलावा जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जांच कर रही है वो इस बात को लेकर कर रही है कि ये घटना घटने के ठीक थोड़ी कुछ दिनों के बाद ही एक टेलीग्राम पर एक मैसेज आता है जिसमें जैश उल हिंद नाम की संस्था है, संगठन है जो अपने आप को आतंकवादी संगठन बताता है और उसने इस पूरे कारनामे की जिम्मेदारी ली हुई होती है, लेकिन ठीक अगले ही दिन वो इस बात से अपनी जिम्मेदारी से मना भी कर देता है। सचिन वजह केस की जांच के दौरान ही मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को हटा दिया गया और उनकी जगह हेमंत नगराले ने ली है। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो ठीक से चल रहा है। एटीएस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एनआईए अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसमें और ज्यादा कुछ कहने लायक नहीं है। किसी भी अधिकारी का, किसी भी कर्मचारी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट आता है, एनआईए और एटीएस जो अपने केस कर रहे हैं उसमें वो सक्षम है। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर बड़े आरोप लगाए, तो शिवसेना एनआईए की जांच पर ही सवाल उठा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति का अपराधीकरण न हुआ था, न होगा, न होने देंगे। ये देवेंद्र जी को भी पता है। महाराष्ट्र का डीएनए अलग तरह का डीएनए है। उसकी जांच एनआईए कर रही है, उसकी जांच एटीएस कर रही है और आज सरकार ने जो तबादले किए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बीच मनसुख हिरेन की मौत के मामले में अहम जानकारी मिली है। मनसुख हिरेन की केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट आ गई है, जिसके मुताबिक मनसुख हिरेन जब खाड़ी में गिरे तब वो जिंदा थे और उनके फेफड़ों में खाड़ी का पानी भी मिला है। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। Good evening and welcome to Z News Bulletin.